हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। में बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता रोज कल बड़े इकदामात और ऐलानात किए हैं, जिसके हवाले से अपोजिशन को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि अपोजिशन ने इन तमाम इकदामात को मुस्तरद कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में मेरे को एंकर और बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान ने, और उनके साथ मौजूद है माहिर उमूर टैक्स अनवर काशिफ ज़हीर साहब। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद हमारी ट्रांसमिशन में। सर, आप दोनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये आपको बताएं कि हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया है। बैरून मुल्क से पैसा लाने पर अब सिर्फ 2% टैक्स देना पड़ेगा। नई स्कीम के मुताबिक मुल्क में पोशीदा असासों पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि टैक्स सिस्टम में तरमीम का ऐलान भी किया गया है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने 5 नुकात बयान किए और कहा कि आइंदा शनाख्ती कार्ड नंबर ही टैक्स का नंबर होगा। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली रियायत का इतलाक नोटिफिकेशन के इजरा से 30 जून तक होगा। असूल कायम है कि इनकम टैक्स पे करना शायद कोई ऑप्शनल बात है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनकम टैक्स पे ना करना एक क्रिमिनल एक्ट है। 12 लाख लोग, उससे भी कम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए, 5 लाख ने ज़ीरो रिटर्न फाइल किए, यानी कोई इनकम टैक्स उनके पास ड्यू नहीं है। तो सिर्फ 7 लाख लोग जो हैं वो इनकम टैक्स अदा करते हैं। 90% से ज़्यादा वो लोग हैं जिनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि एट सोर्स डिडक्शन हो जाता है, जो सैलरीड क्लास है। जो शख्स भी CNIC रखेगा, जो मुल्क का शहरी है, वही CNIC नंबर उसका टैक्स नंबर भी होगा। ये फैसला किया गया कि इनकम टैक्स रेट्स को सब्सटेंशियली रिड्यूस किया जाए। 12 लाख तक इनकम है, यानी 1 लाख रुपये महीना, उसको टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया जाए। एक मौका भी देना है जो लोग इससे पहले टैक्स करते रहे, जो भी उनके असासे हैं या पैसे उनके पास हैं, तो एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करना भी ज़रूरी होगा। लोकल एसेट्स हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर हैं, कैश हो या कोई और एसेट हो, उस पर 5% की पेनल्टी होगी। जो भी एमनेस्टी स्कीम हासिल करेगा वो टैक्स पेयर भी बनेगा। जो असासे बाहर हैं या पैसे बाहर हैं, उनको अगर आप रिपैट्रिएट करेंगे तो 2% आपको पेनल्टी पे करनी होगी। तो आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम हासिल करेगा वो टैक्स पेयर भी बनेगा। इमरान सुल्तान, इस सारी सूरत हाल को, कल जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम पेश की गई, उसको कैसे देख रहे हैं आप? कल से पहले चलता हूँ, ठीक, बहुत पहले चलता हूँ, 1947-48 में चलता हूँ। ठीक ठीक। नाज़रीन, एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर इसको जोड़ते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है, हमारी इकॉनमी का असल मसला क्या है। और अनवर साहब, आप भी ज़रा तवज्जो चाहूँगा कि बिजनेस रिकॉर्डर के ग्रुप चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन M.A. ज़ुबैरी साहब, बड़े ज़ुबैरी साहब जिन्हें हम याद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ काम करने का, उनकी क़यादत में ज़ाहिर के काम करने का मौका मिला और अपना पूरा करियर जो है उन्होंने कायदे आज़म की हिदायत पर जो है फ़ाइनेंशियल जर्नलिज़म इस मुल्क में शुरू की, जो कि ज़ाहिर के जिसमें आज हम देख रहे हैं कि बिजनेस रिकॉर्डर है। तो ये बात है, कायदे आज़म जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तहत एक मुशायरा जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था, और उस मुशायरे को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उसके ज़ुबैरी साहब भी उसके मेंबर थे। अब हुआ ये कि उस मुशायरे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, उसकी तशहीर भी बड़ी की गई थी। उसके बाद जो उसका बिल, क्योंकि कायदे आज़म गवर्नर जनरल भी थे पाकिस्तान के ना, तो उनके पास जब वो बिल जाता है, उसके बिल में ज़ाहिर है कि वो रुपयों में बिल था, बड़ा सस्ता ज़माना था, लेकिन 1 रुपये जो है उसकी एंट्री नहीं थी, 1 रुपये की एंट्री नहीं थी। अच्छा। तो 1 रुपये की एंट्री नहीं थी। उसके बाद जब वो क्लियरेंस के लिए गया तो हज़रत कायदे आज़म ने उस पर लिखा कि ये नोट उनका तहरीर किया कि ये 1 रुपया जो है ज़ुबैरी साहब से वसूल किया जाए। क्या बात है। ठीक, ज़ुबैरी साहब ने वो 1 रुपया अदा कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है वो कायदे आज़म से एक तकरीब में उनकी मुलाकात हुई ज़ुबैरी साहब की, और उसमें कायदे आज़म ने उनको बड़ी शाबाशी दी कि बहुत अच्छा मुशायरा जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। तो ज़ुबैरी साहब ने कहा, सर वो मैंने 1 रुपया भी अदा कर दिया था। तो बात ही चली कि वो 1 रुपया जो है उसमें लिखा हुआ क्यों नहीं था, मतलब उसका हिसाब क्यों नहीं था।
तो ज़ुबैरी साहब कहते हैं कि सर वो 1 रुपए का जो मामला था, वो जो पोस्टर थे उसके लिए जो लई वगैरह बनाई थी और जो डोर थी, सुतली थी, तो वो उसके थे, जाहिर है कि उसकी कोई रसीद नहीं थी उसमें। तो कायदे आज़म ने उस वक्त ये फरमाया कि ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की कर ही नहीं सकता कि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं हो, इसकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट नहीं हो। ठीक है, तो वो 1 रुपए की बात है। और कब कायदे आज़म ने कब ये बात फरमाई थी कि ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की कर ही नहीं सकता कि जब तक इसकी इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो। और आज हम जो खमियाजा भुगत रहे हैं इस मुल्क में, सबसे बड़ा ये कि पैरेलल इकॉनमी हमारी मईशत जो है वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। हमारी आज 71 साल बाद भी जो हम कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये सारी चीजें किस चीज के लिए थी कि आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें। आपके 21 करोड़ की पॉपुलेशन का जो मुल्क है उसमें कितने देते हैं जनाब, कितने हैं टैक्स फाइलर? 12 लाख 21 जस्ट लोग 21 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 12 लाख रुपए 12 लाख अफराद जो है टैक्स पे करते हैं। और उन 12 लाख में भी आप ये बताइए कि कितने जो है वो सैलरीड क्लासेस जिनका सोर्स कट जाता है। 50%, मोर देन 50%, यानी कोई भी जज्बा हुब्बुल वतनी में नहीं देता जी, डंडे के वो जोर पे एटसोर्स जाता है। अच्छा, और फिर कल जो फिगर सामने आई थी कि उसमें भी कितने परसेंट का ऑलमोस्ट था कि जनाब वो 0 फाइलिंग थी। ठीक है ना। तो अनवर, मैं ये बात इसको इस तरीके से लेके चलना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ का इदराक कायदे आज़म ने 71 साल पहले, प्रिसाइसली 71 ईयर्स हमें हो गए, और उस वक्त एक चीज़ ये दे दी थी कि इस मुल्क की इकॉनमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो अब तक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकी। क्या कहेंगे? इमरान, ये बिल्कुल सही बात है। और हम मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, हम पिछले 10 साल से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का असल मसला डॉक्यूमेंटेशन है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन का मसला तो इसलिए नहीं होता कि माल मुफ्त दिले बेरहम, ठीक है ना, आप खर्चे करते रहते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, वो तो एक अलग। और अनफॉर्चुनेटली हुक्मरान क्या, अवाम क्या, सब जो है ना डॉक्यूमेंटेशन जहाँ होती है वो सफोकेशन फील करने लगते हैं। ये इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों कह रहे हैं आप। तो बेहसल कौम हम जो है ना, अब डॉक्यूमेंटेशन से हम बहुत दूर चले गए हैं। अब ये एक पूरा माइंडसेट चेंज होना है, ठीक है ना। अब नादरा की एक मिसाल है हमारे सामने, शनाख्ती कार्ड हमने भी अपने देखा है लाइफ में कि 3-3 लोग शनाख्ती कार्ड लेके घूम रहे होते थे। आज नादरा की वजह से, ऑल्दो वो 100% नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे बुखार आ जाता है कि मैं अपने रिकॉर्ड को सही करूं, बिकॉज मैं हर जगह करने। तो ये बेसिकली देखें, पाकिस्तान बनाया हजरत कायदे आज़म ने, पाकिस्तान को ठीक करेगा हजरत कंप्यूटर। डॉक्यूमेंटेशन, जदीद आलात, जिद्दत, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और लेकिन कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, बट गार्बेज इन वंस यू आर इन देन यू नोबडी कैन टेक यू आउट। देखें, कोई आपको निकाल नहीं सकता उससे। वो आप चले गए, मेरा डेटा चला गया, तो मेरा डेटा अब इधर उधर नहीं हो सकता। जब भी इन्होंने कहा कि हमारी जो स्टिक है वो ऑटोमेशन है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा, लेकिन मैं अब जो स्कीम आई उसकी तरफ आऊंगा। जो पहला पेज है वो कहता है PMLN's मैनिफेस्टो फुलफिलमेंट। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत का डॉक्यूमेंट है, इसमें PMLN का नाम नहीं होना चाहिए था, बिकॉज हुकूमत, आप इलेक्शन से पहले जो भी आप अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, आपका ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विजन या जो भी वो आप डालते हैं, आपने PMLN का वो डॉक्यूमेंट, पहली बात। दूसरी बात, आप करते हैं कि जी 12 लाख लोगों को सैलरी की एग्जेम्पशन दे देते हैं। ये वो फिगर है जो आ जाते हैं इसके ऊपर। देखिए हुआ क्या, सबक हुआ क्या, बड़ी अच्छी चीजें भी हुई और ज़ाहिर के काबिल जो तशवीश है उनके ऊपर भी अच्छी चीज ये हुई कि मिसाल के तौर एक्शन है, मेरा एक्सोर्स डिटेक्शन है, आपका है, मेरे कैमरामैन का है, मेरे लाइटमैन का है, सबकी सैलरी से डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। अब हमें एतराज इसी बात पे था कि डायरेक्ट टैक्सेशन में ये ताजिर जो हैं इनकी जरा लाइफ स्टाइल देखें और इनके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है। हम गरीबों का जो है वो एक्सोर्स डिडक्शन है, बेचारों का। हमें भी कोई रास्ता बताइए, हम भी निकलना चाह रहे हैं, यही फील थी ना। तो उस वक्त था ये कि मौजूदा जो आपका लॉ है वो कहता है कि हर शख्स जिसकी तनख्वाह महीने की 33,333 रुपए, यानी साल की 4 लाख रुपए, मैं राइट हो रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ना, तो महीने की वो 33,333 बन जाती है। तो 4 लाख वो उसकी आमदन काबिले टैक्स होगी। इसको स्लैब के ऊपर काबिले टैक्स, हाँ, तो उसको उन्होंने स्लैब को बढ़ा के 12 लाख कर दिया, यानी महीने की 1 लाख रुपए कर दी। तो ये
एक रिलीफ है, और ये इसको अभी इस पॉइंट पे आते हैं। अभी रिलीफ है क्योंकि अगर आप 12 लाख रुपए जो है वो साल के कर रहे हैं। आ जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन करने का। क्या इस वक्त आप देख रहे हैं इस एमनेस्टी स्कीम के हवाले से जो कल अनाउंस की गई, क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्कीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। हम समझते हैं कि इस स्कीम का इस स्टेज पर लाना इसका कोई जवाब नहीं ठहरता। हम समझते हैं कि एक हुकूमत जो 45 या 55 दिनों की मेहमान है, उन्हें इस किस्म के इक़दामात का हक नहीं पहुंचता, और ये ऐसी स्कीमें माजी में लाई गई। इसी हुकूमत ऐसी एमनेस्टी स्कीमें पहले भी नाकाम हुई हैं। इन स्कीमों के जरिए वो दयानतदार तबका जो टैक्स देता है उसको पीनलाइज किया जाता है, और वो लोग जो चोरी करते हैं, टैक्स एवेड करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क की दौलत लूटते हैं, बाहर मुंतकिल करते हैं, जायदादें बनाते हैं, उन्हें काले धन को सफेद करने का एक और मौका इनायत किया गया है। तहरीक इंसाफ इसकी न सिर्फ मजम्मत करती है, हम पार्लियामेंट के अंदर इसकी मुखालफत करेंगे। जब 10 तारीख को इजलास बुलाया जा रहा था तो कानून साजी क्यों न की गई, और एक ऑर्डिनेंस के जरिए स्कीम के लाने का क्या जवाब उठता है। मैं इंशाअल्लाह मैंने इमरान खान साहब से कल बात भी की है, और मैं जो स्पीकर साहब एक मीटिंग बुला रहे हैं वहां मैं इस नुक्ते को भी उठाने का इरादा रखता हूं कि ये हुकूमत जो रुखसत होने वाली है और एक निगरान सेटअप आने वाला है, क्या जवाब बनता है कि ये पूरे साल का बजट पेश करें। इन्हें साल का बजट पेश करने का कोई हक नहीं पहुंचता। तो कुरैशी साहब, आपको इसकी टाइमिंग्स के ऊपर एतराज है, आपको इस बात पे एतराज है कि ये एक नौ मुंतखब हुकूमत, एक फ्रेश मैंडेट के साथ जो हुकूमत आती, वो अगर इस तरह की स्कीम लेकर आती तो शायद काबिल कबूल होती, लेकिन ये जो हरगिज़ नहीं, मैंने टाइमिंग की भी मुखालफत की है और मैं इस सोच की भी मुखालफत कर रहा हूँ। देखिए, माजी के तजर्बे को सामने रखिए ना, माजी में इन स्कीमों से हमें क्या हासिल हुआ है। माजी से ये तो आप फिर एक और मौका फराहम कर रहे हैं उस तबके को जिसने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क का खून चूसा है, उसको फिर मजीद खून चूसने का मौका इनायत कर रहे हैं आप। अच्छा, और अभी जो रेफरेंसेस अदालतों में हैं करप्शन केसेस के, कुछ इस तरह की भी आप समझते हैं कि शायद किसी को दर पर्दा रिलीफ करने की कोशिश की जा रही है, रिलीफ फराहम करने की ऐसी सोच भी क्या है लोगों में इस वक्त और सियासतदानों में, आप लोगों में? देखिए, बहुत बेचैनी पैदा हुई है, इससे बेपनाह बेचैनी पैदा हुई है। आप बताइए कि आज इसका जवाब क्या है, मुझे बताइए ना। किसको रिलीफ देने के लिए, किस तबके को रिलीफ देने के लिए? देखिए, 2 तबके हैं इस मुल्क पे। एक तबका है जो मेहनत मजदूरी करके बाहर कमाई करके पैसा पाकिस्तान मुंतकिल करता है रेमिटेंसेस के जरिए, जिनको मैं मोहसिन कहता हूं, इस मुल्क के वो मोहसिन है। और एक तबका है जो यहाँ से दौलत लूट कर बाहर मुंतकिल करता है, प्रॉपर्टीज बनाता है, दुबई में बनाता है, अमेरिका में बनाता है, इंग्लैंड में बनाता है, कनाडा में बनाता है और स्विस अकाउंट्स बनाता है। तो 2 बेतमीज तो करनी होगी इस कौम को। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह से आप इस स्कीम के हवाले से बात कर रहे हैं, इस स्कीम के हवाले से असद उमर भी ये कहते हैं कि इस स्कीम से गो के नून लीग का ऐसा मौक़िफ़ है कि सियासतदानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनकी फैमिलीज़ को इस्तिस्ना नहीं होगा। लेकिन असद उमर ये कह रहे हैं कि इस जो स्कीम से जो है वो नवाज शरीफ भी, उनके बेटे बेटियाँ भी और जरदारी साहब भी फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन कैसे उठाएंगे सर? मोहतरमा, कहा गया है कि जो सियासतदान हैं वो इससे मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे, उनकी जो स्पाउसेस हैं और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। लेकिन जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं है उनका क्या बनेगा? आज आप देखें, तार साहब के दोनों साहिबजादे वो उन पे डिपेंडेंट तो नहीं है, नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे उन पे डिपेंडेंट तो नहीं है। बिल्कुल फायदा कैसे नहीं उठा सकेंगे?
ठीक, लेकिन हुकूमत की जानिब से तो सर यही कहा गया कि सियासतदानों के लिए नहीं है और सियासतदान और उनकी फैमिली है वो इसमें शामिल नहीं है। जी, हुकूमत कौम के साथ एक और नाटक रचा रही है, ये एक और कौम के साथ हाथ हो रहा है, साथ नाटक रचा रही है और एक और कौम के साथ हाथ हो रहा है, ऐसा कहना शामू कुरैशी साहब का, तर्जुमान और अहम रहनुमा है इस वक्त पाकिस्तान साहब की। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे। अब एक मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद मजीद इस गुफ्तगू को, इस सिलसिले को कंटिन्यू रखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मैं जानना चाहूँगा, अपोजिशन ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। देखिए ये पॉलिटिकल बातें हैं और ये सियासी जो है डिस्कशन चलते रहेंगे। बात यह है कि सब्सटेंटिव इसमें क्या चीज़ है, वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं जो उसमें हैं उनकी फैमिलीज़ नहीं आएंगी, क्योंकि आपके पास नादरा अब काफ़ी उसने रिकॉर्ड बेस्ड डेटाबेस बना लिया है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा कि कोई उनके डिपेंडेंट भी आ सकें, बिकॉज फैमिली ट्री वहाँ वाजे हो रहता है और कभी ऐसा मिसयूज बात सारी ये है कि फैमिली ट्री के अंदर तो है, लेकिन अगर डिपेंडेंट और डिपेंडेंट ना होने वाली बात हुई तो शायद कुछ इबाहम हो सकता है, लेकिन उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। फेयर एनफ। अब आ जाते हैं जरा टैक्स स्लैब के ऊपर कि जो पहले 4 लाख का था अब उसको 12 लाख का उन्होंने कर दिया। 12 लाख से नीचे पे आपने कोई टैक्स फाइल नहीं करना, रिटर्न फाइल नहीं करना, टैक्स पे नहीं करना। 12 लाख से 24 लाख पे 5%, 24 लाख से 48 लाख पे 10% और 48 लाख एंड अबव पे 15%। अब ये बताइए, टू एन एक्सटेंट तो लोगों को ये रिलीफ मिला, लेकिन इसकी जो दूसरी फ्लिप साइड है वो क्या है आपके नजदीक? देखें, कोई ऑफन मतलब सैलरीड क्लास को नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में आपने जो कहानी सुनाई थी डॉक्यूमेंटेशन की, ये उसके अगेंस्ट है, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। जी, इसलिए कि देखें आप 12 लाख लोगों को, 12 लाख जिसकी आमदनी होगी उसको कह रहे हैं आप रिटर्न नहीं फाइल करें। ठीक है, अगर वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अनडॉक्यूमेंट हो जाए। फिर ये एक सबसे बड़ा वो है, मेरे ख्याल में रेट को रिड्यूस कर देना चाहिए, पॉइंट्स में ले आते, लेकिन उनको जो डॉक्यूमेंट है उनको डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। मैंने मिनिमल लगा लेते, एक परसेंटेज जरूर करते, पॉइंट्स में लेकर आ जाते उसे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को नहीं छोड़ते। और अभी जो कहा जा रहा है, और ये फिगर 12 लाख आई कहां से? हाँ, 12 लाख फिगर जो है साहबका वजीर आजम साहब ने किसी तकरीब में कही थी कि हम 12 लाख, वो तब से वही लकीर। ठीक है, तो अभी भी 5,21,600 जो रिटर्न है वो शायद निकल जाए इस स्लैब के ब्रैकेट के उससे। मुजम्मिल असलम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर माशियात हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये फरमाइए, कैसी लगी आपको कल के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज अनाउंस किए हैं? क्या ये वाकई सर्व करेगी इसकी टाइमिंग्स को लेकर? और ज़ाहिर है कि ये कहा जा रहा है कि ये मैंडेट नहीं है इस वक्त। इस फ्रेश हुकूमत अगर कोई नई नौमुंतखब होती, वो अगर करती तो फिर भी उसकी मुखालफत यूँ की जाती कि 2%, 2.5%, 3% पे डिक्लेयर करके ब्लैक मनी को वाइट कर लें। ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के साथ ज्यादती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा मोरल हैजर्ड है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो हमेशा से टैक्स भरते रहे, और कल उनके लिए बहुत तकलीफ के दिन था। और उनको ये पैगाम दिया गया कि आप तो बेवकूफ़ थे, मुहिब वतन थे, होना जो है ना एक बेवकूफ़ी थी, और वो लोग अच्छे थे जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा गए, मुल्क से बाहर ज़र मुबादा ले गए, उनकी वजह से हम आहत में रहे, कर्जे उठाते रहे और बेतहाशा महंगाई और इन्फ्लेशन देखते रहे। रही बात ये कि ये जो एमनेस्टी स्कीम आई है, मैं समझता हूँ कि कल मिस्टर इस्माइल ने खुद भी कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक लूट सेल लगाई है, लूट सेल लगाई है, तो इसका आप जो है फायदा उठा ले। ऐसी लूट सेल फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तो ये जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसके अंदर ही सारी की सारी जिसे कहते हैं ना कि तफसीलात है। तो ये लूट सेल, एक आम आदमी के पास तो जब ताकत ही नहीं है तो वो क्या लूट सेल में जाएगा, खरीदेंगे, ये उनके लूट सेल लगती है। अच्छा, मुजम्मिल असलम साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये जो कल टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? मैंने जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट देखा और सुना, उन्होंने कोई एक ऐसा नहीं था जो इसे सपोर्ट ना करे, सपोर्ट करे। तो उसकी वजह ये थी कि एक तो इसकी टाइमिंग सही नहीं है, बजट में 20-22 दिन रह गए हैं। इसके अलावा ये कि हम कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ सरकारी मुलाजमीन जो है उन बेचारों को तो तनख्वाह टैक्स कट कर ही मिलती है, और हमारे जो बिजनेसमैन हैं मोस्टली वो टैक्स नहीं देते।
और वो छोटे जिनको कहा जाता है जनरल स्टोर्स या शॉपकीपर्स जो 3-1 हज़ार पोस्ट के बना लेते हैं, वो भी टैक्स नेट से खारिज हैं। ऐसे में हम जब ये स्कीम दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने कुछ लोगों को खुश करना है, जाने से पहले एक करना है। लेकिन इसमें जो और भी बात की जा रही है वो ये भी की जा रही है कि इसका कोई रास्ता और इसको लोग इतना संगीन ले रहे हैं कि उन्होंने जो वजीर आजम की मुलाकात है चीफ जस्टिस से, ये वो डिक्लेयर की है कि इससे असासे जो हैं गैर मुल्क के वो जाहिर किए जाएंगे और उस पर 2% टैक्स होगा। और ऑफशोर कंपनीज भी जो है उनको असासा डिक्लेयर किया जा रहा है कि ऑफशोर कंपनीज भी असासा है। ठीक ठीक। और जी ये और लोकल जो वो है उसको 5%, तो ये भी कुछ अजीब सा तजाद है। तो इसको अभी बहुत संजीदगी से आज सारे लोग, मैं ये समझता मतलब आप ये चाहती हैं कि डेलिब्रेशंस होनी चाहिए थी, सियासी जमातों को मिल बैठ के इसके ऊपर काम करना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड लेते, उनके साथ डिस्कस करते और बजाय इसके कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इसको नाफिज किया जाता, इसको जो पार्लियामेंट सेशन में होती वहां पे इसको डिस्कस किया जाता, फिर जाके कोई राय बन सकती थी। जी देखिए, अब ये काले को गोरा करने की जो सरकारी स्कीम है और उसको जो है ना, मैं नहीं समझती कि एक ऐसी हुकूमत जो कि अपना मैंडेट दिन ब दिन लूज कर रही है, रोजाना उसके कह सकते हैं कि उसके हाउस में से उड़ उड़ के लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो एक चीज पे अपनी 2/3 मेजॉरिटी होते हुए असेंबली में बहस भी नहीं कर सकती। और ये टाइमिंग ये बिल्कुल ही गलत है। ये बजट से पहले ही मिनी बजट आ गया है, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। मैं समझती हूँ कि सरकारी जो ये स्कीम है, 3 इससे पहले इन्होंने MST स्कीम दी दाद साहब ने, वो तीनों नाकाम हुई। अब ये चौथी है और इस चौथी पे अभी तक मैंने कोई पॉजिटिव जो है एनालिसिस नहीं सुना। अच्छा, और मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगी। बिल्कुल, और रिएक्शन आना शुरू हो गया। आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से आपने बताया आपकी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसी PTI के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो स्कीम दी गई है ये दूसरी स्कीम से बड़ी यूनिक है, बड़ी हटकर है। और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जो लूट सेल है तो उसमें से आप फ़ायदा उठाएं। और इसमें ये भी कहा गया है साथ साथ हुकूमत की जानिब से कि ये जो स्कीम है इसमें इस दफ़ा पहली दफ़ा इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। देखिए, मिफ्ता इस्माइल के आने से पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक नई टर्म आई, एक खरीदो एक मुफ्त। अच्छा, तो अभी हम ये नहीं कह सकते। मैंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल, मैं अभी उनकी बात को इतनी जल्दी हजम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस को समझते हैं, उनमें से किसी एक के तबसरे को भी इसके सपोर्ट में नहीं है। ठीक है। अच्छा मैडम, जहाँ तक हम ये बात कर रहे हैं कि 20-25 दिन जो है वो बजट में आने में रह गए हैं और फिर ये स्कीम पेश कर दी गई है, अगर यही नुकात स्कीम के कोई और गवर्नमेंट पेश करती तो क्या काबिल कबूल होते? देखिए, आने वाली गवर्नमेंट जब देगी तो वो एक फ्रेश मैंडेट के साथ आएगी। उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी वो इस तरह से 4 साल में फेल नहीं होगी और उसके ऊपर ये धब्बा नहीं होगा कि जब से IMF के पास गए हैं तो सबसे ज्यादा कर्जे इन्होंने लिए हैं। ठीक। तो अब हम समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर आज या कल में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कोई अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो जारी करेगी। आपके यहाँ भी सलीम मांडवी वाला साहब जो है वो बहुत यकीनन इस चीज़ को गौर से देख रहे होंगे, तो कुछ आने की उम्मीद है आपकी तरफ से भी, आपकी पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर? देखिए, जो वर्कर होता है ना, उसके लिए उसकी पार्टी जो है ना, उसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं होता। अगर मैं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को समझती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरी पार्टी इस मौके पे क्या पॉलिसी रखेगी। तो अब तक जो मैं समझती हूँ कि इसको निगेट करेगी, आप बिल्कुल इसको निगेट करेगी। ज़ाहिर है कि जो मौक़िफ़ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है और वही बात जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सामने आ रही। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा, आप इस वक्त हमारे साथ रहीं।
अनवर काशिफ मुमताज, एक बार फिर हम तो दोनों चीज़ की पॉलिटिकल डायमेंशन भी देख रहे हैं और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। और गालिबन इस वक्त मुजम्मिल असलम भी हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल आप मौजूद हैं हमारे साथ? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, अब अनवर, ये जो बात हो रही थी, आपका कहना है कि ये जो एग्जम्पशन दिया है इससे जो नॉन फाइलर्स जो हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड जो है उसको दोबारा फरोग मिलेगा, नंबर वन। उनका लीगली उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो रिटर्न ना फाइल करें, लेकिन ऑन द अदर साइड अब आप, ये पहले तो बात सही थी, लेकिन अब आ गया पाकिस्तान में कानून फाइलर और नॉन फाइलर का। नॉन फाइलर के रेट ऑफ टैक्स ज्यादा हैं और फाइलर के टैक्स ऑफ रेट कम है। अब मैं अगर 12 लाख वाला बेनिफिट लेता हूँ, रिटर्न नहीं फाइल करता, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँ उस पर डबल रेट, मैं डिविडेंड लूँ उस पर डबल रेट, मैं प्रॉफिट लूँ उस पर डबल रेट, तो मैं जो चीज लूंगा उस पर डबल रेट। यानी अनवर काशिफ ये कह रहे हैं कि 12 लाख सालाना तक कमाने वाला जिसको कहा गया कि उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं होगा, जाहिर है कि उसको नॉन नॉन फाइलर के उसमें डिस्क्रिमिनेशन में अगर देखें तो फिर वहां पे उसके ज्यादा उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी। बिल्कुल, तो वो मैं कैश विड्रॉ करूंगा तो मेरा 0.4%, वहाँ 0.6%, तो वो जो है ना वो उस तरह कवर किया है। मेरा पॉइंट ये है कि दुनिया भर में जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे इस तरह के काम नहीं होते। आप रेट कम कर देते, आप लोगों को इस तरह इंसेंटिव दे देते, पॉइंट्स में ले जाते, लेकिन ये इस तरह 12 लाख 15 लाख कर देना, जैसे आप बादशाह वाला इनाम के मैंने कह दिया तो ये हो गया, तो ये मेरे ख्याल में चले बड़ा वैलिड पॉइंट है ना। इससे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्राइम मिनिस्टर साहब की जो फरमाया था उन्होंने प्रॉपर्टी के हवाले से ना, एक ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन आपको भी बताऊं और नाज़रीन के साथ भी शेयर करूंगा कि डीसी रेट में और जो मार्केट वैल्यू में जो फर्क है, डिफेंस में आप माशाल्लाह वहां पे रहते हैं, आपको पता है कि डिफेंस में नहीं रहता। अच्छा, डिफेंस में नहीं रहते, चले अच्छी बात है। मैंने बहरहाल, क्योंकि डिफेंस में अगर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है 12 करोड़ अगर मार्केट वैल्यू है तो उसका डीसी रेट जो बुक में होगा वो होगा 12 लाख। ठीक है, 12 लाख। अब इस चीज को खत्म करने के लिए मेरे ख्याल से अब 1 जून से आपका डीसी रेट और वो सब खत्म हो रहा है। सिंपल प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अब जो नहीं होगा वो खत्म ही नहीं होगा। इसलिए आप पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, उनका कमेंट क्या आ रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक ठीक है, ऑब्वियसली वो तमाम सूबों से जब तक कंसेंसस नहीं आएगा, फैसला नहीं होगा तो कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि अब जो आप रेट डिक्लेयर करेंगे, आपने 12 लाख डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट आपको उसका 100% और 24 लाख देके और आपसे वो प्रॉपर्टी लेने का हक रख लेगी, जैसे इंडिया में यह चला है। उसके साथ पहले कानून साजी करनी पड़ेगी, कानून साजी करनी पड़ेगी, डीसी रेट जो है मार्केट रेट हो जाए, फिर आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर डीसी रेट कम ही होगा तो ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये तो चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में। तो अगेन एक यहाँ से निकल के आ गई चीज। राना मुबशिर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, इख्तिदार की राहदारियों में क्या बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में? इस एमनेस्टी स्कीम के हवाले से हुकूमत का क्लेम है कि इकॉनमी को हम डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं, सही सिमत में लेके जा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो है उसके शुकूक व शुबात अपनी जगह मौजूद है। आपकी भी यकीनन कल से बहुत ज्यादा लोगों से बात हुई होगी, क्या कंक्लूजन निकल रहा है इस वक्त आपके पास? देखिए, मैं पिछले को तकरीबन 1 हफ्ते से अपने शोज में कह रहा हूँ कि एक एमनेस्टी आ रही है, एक एमनेस्टी आ रही है, एक एमनेस्टी आ रही है, और वो एमनेस्टी जो है वो यही है जो वजीर आजम ने दी है। इसको भी अभी थोड़ा सा ये रिफाइन करेंगे, इसको ब्रश करेंगे, इसको पॉलिश करेंगे और उसके बाद इसको फाइनल पोजीशन में लेके आएंगे। अभी तो कल वजीर आजम ने सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट की है और जो एक वेग सी और एक डिटेल दी है इन्होंने सामने जो रखी है, उस पे इसीलिए दी है कि आप और मैं, हम लोग बैठ के इसके प्रोज एंड कॉन्स चेक करें, इस पे बहस करें और उसके बाद जब थोड़ा सा फाइनल शेप ये देंगे 1-2 रोज के अंदर। ये एमनेस्टी स्कीम इसलिए ला रहे हैं जनाब के लेकिन रिलीफ जो है एक जो मिल चुका हुआ है, लेकिन एमनेस्टी इसके साथ साथ आई है। एक रिलीफ था कुछ तकरीबन कोई 38 पॉइंट, मैं अभी आपको फिगर देता हूँ। एक रिलीफ ऑलरेडी मिल चुका हुआ है, ठीक है, और वो एक चंक जो है, एक बड़ा चंक जो है पैसों का, वो आ चुका हुआ है पाकिस्तान के पास अगले 3 साल के लिए, ठीक है जी। और 3 साल के लिए वो रिलीफ ये है कि पैसा काफी आ गया है और उसमें पैसे की वजह से मेरी अपनी इकॉनमी बड़ी खराब है, इसलिए मैं इकॉनमी पे इतनी ज्यादा बहस कर नहीं सकता, लेकिन उसमें काफी पैसा आ चुका है। और ये जो एमनेस्टी है, इस एमनेस्टी में देखिए आपने डॉलर कहाँ से कहाँ चल गया। 1 मिनट 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 1 मिनट
और इसमें डॉलर जो था ऊपर चढ़ाने की वजह ही ये थी कि जनाब जिन लोगों के पैसे बाहर पड़े हुए उनको कोई टैक्सेस लगा के उनके पैसे वापस ले आए और उनको डॉक्यूमेंट कर दें। और इंटरनेशनली भी स्वाय यूएई के अलावा या कुछ और ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये एक लॉ मौजूद है कि आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ती है, लेकिन अब थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ऐसा लॉ आने वाला है जहां पे आपको अपने डिक्लेयर करने पड़ेंगे पैसे और अपना सोर्स बताना पड़ेगा। तो जिन लोगों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं और जिन लोगों की प्रॉपर्टीज बाहर है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि वो यहाँ से जब डॉलर लेके गए थे तो वो 60-65 रुपए का था, अब तकरीबन 115 रुपए का डॉलर है। अगर वो 2 या 3% दे के उसको वाइट कर भी लेते हैं तो इंटरनेशनली भी उनकी प्रॉपर्टीज बच जाएंगी, उनका पैसा बच जाएगा और पाकिस्तान के अंदर भी क्लीन हो जाएगा। पाकिस्तान एक नई डायमेंशन इस वक्त हमारे सामने आ गई है कि जो रुपए को डिवैल्यू किया हालिया दिनों में 115 रुपए से का डॉलर चला गया, तो वो जो इजाफा था कुछ लोगों को नवाजने के लिए यकीनन वो कि जो अपनी प्रॉपर्टी बाहर जो उनकी डिक्लेयर है इन डॉलर टर्म जो है वापस लेकर आए तो उनको वो बेनिफिट उसका मिल सके। इस वक्त हमारे साथ मुफस्सिर अता मलिक साहब भी मौजूद हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं। जनाब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या कहेंगे आपकी ताजिर बिरादरी जो है किस तरह से देख रही है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इस इकोनॉमी इस एमनेस्टी स्कीम को कैसे देख रहे हैं और एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो है वो इस लूट सेल को कैसे देख रहा है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो तो बिल्कुल इस स्कीम से खुश नहीं है, बट सिंस ये चूंकि स्कीम पेश कर दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो कि अभी लॉ नहीं है, आई एम श्योर राना साहब जैसे कह रहे थे अभी कुछ रोज में ये कानून की सूरत में ऑर्डिनेंस की शेप में आएगी, बिकॉज इस वक्त तो ये गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि दोनों हाउसेज से इसको पास करा सके। आई थिंक इस वक्त जो है ऑर्डिनेंस की शेप में आएगी। इससे 2-3 जो बड़े फायदे हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं कि टैक्स रेट्स सैलरीड क्लास को बहुत फायदा हुआ है, उनको रैशनलाइज कर दिया गया है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो वहीं का वहीं पे खड़ा है और उसमें कोई रिलीफ अभी तक नजर नहीं आई है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें भी रिलीफ नजर आनी चाहिए। सर लेट्स वेट फॉर बजट अनाउंसमेंट, शायद उस वक्त थोड़ा सा कर दें। जी आई थिंक यू राइट, बट जो चीजें अभी सामने आई हैं उसमें मेरा ख्याल है कि हमें जो फायदा होने जा रहा है, अगर वो फॉरेन एक्सचेंज में हमें फायदा होगा, अगर लोग इसको रिपैट्रिएट करते हैं पैसे को पाकिस्तान में, तो वो हमारी इकोनॉमी में आएगा बजाय इसके कि किसी और इकोनॉमी में इस्तेमाल हो। सबसे जो मैं समझता हूँ जरूरी चीज थी जो मिस किया गया है, और मैं हमेशा हम कराची चैम्बर की तरफ से हमेशा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि एक दफा आखिरी एमनेस्टी अनाउंस की जाए। ये जो 4 साल बाद या 4-5 साल के बाद अपने लोगों को नवाजने के लिए हम या टैक्स चोरों को नवाजने के लिए हम एमनेस्टी लाते हैं, वो इस तरह नहीं चलेगा। एक दफा आप लास्ट टाइम कानून बना दें कि ये आखिरी एमनेस्टी है, इसके बाद इफ समबडी इज फाउंड विद इल गॉटन मनी ही विल हैव टू पे कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक दफा आखिरी एमनेस्टी बना दी जाए ताकि फिर ये सबको पता चल जाए कि जी ये आखिरी एमनेस्टी है, इससे फायदा उठाया जा सकता है या नहीं जा सकता है। शौकत पराचा ने बिल्कुल ज्वाइन किया। पराचा साहब कहा यह जा रहा है कि जनाब ये ऑर्डिनेंस के उस पे जो है इसको लेके आके नाफिज किया जाएगा। बेहतर ये होता है कि असेंबली इन सेशन होती, वहां पे डिस्कस इसके ऊपर होता, डिस्कशन होती, पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाता। क्या खबरें हैं आप तक इस एमनेस्टी स्कीम के पीछे, क्या जो है अवामिल कार फरमाए, क्या कहेंगे? बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। बिल्कुल, ये हमारी मईशत जो है इस वक्त होल्ड की पोजीशन में है और ये मैसेज इस वक्त जो है राजा की तरफ से है, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। एक बार फिर हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इकोनॉमी का ये होल्ड करें, होल्ड कीजिए। बिल्कुल, और होल्ड की बात हो रही है इमरान खान, तो यहाँ पर भी एक होल्ड बनता है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन करेंगे, तो स्टे विद अस। नवाज शरीफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल क्यों, जब हम हेडलाइंस अभी चला रहे थे तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अकामा की वजह से नाअहल किया, और अकामा क्या है जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अकामा कितनी संगीन और कितनी खतरनाक चीज़ है, सबके पास है, यहाँ पे बहुत से लोगों के पास है, मतलब हुकूमत की लोगों की बात कर रहा हूँ, कारोबारी शख्सियात के पास भी है। देखिए जी,
ऑफशोर कंपनीज कोई गलत बात नहीं, ऑफशोर कंपनीज बिल्कुल बनाई है, लेकिन ऑफशोर कंपनी बनाने में जो पैसा आपने लगाया है, जो पैसा वहां पार्क हुआ है, वो जायज तरीके से पहुंचा है, बैंकिंग चैनल के थ्रू पहुंचा है और लीगल चैनल के थ्रू पहुंचा है, तो ऑफशोर कंपनीज बिल्कुल सही है। कल उन्होंने असासा भी करार दिया आपके प्राइम मिनिस्टर ने इसी बात पे। होता ही है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अनवर साहब अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप प्लीज उसको करेक्ट कीजिएगा, कि ऑफशोर कंपनियां आपने बनाई और जो अकामा, मिसाल के तौर पे आपके पास सऊदीया का अकामा या आपके पास दुबई का अकामा, मेरे पास दुबई का अकामा है फर्ज कीजिए, और उस अकामे के थ्रू मैंने जब पैसा वो जो ऑफशोर कंपनी बनाई वहाँ पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई, जो डिपॉजिट मैंने रकम की, अब वो जो ऑफशोर कंपनी है वो मुझसे मेरा रेजिडेंस पूछेगी। मेरी रेजिडेंस शो हो रही है दुबई की, मेरी रेजिडेंस शो हो रही है सऊदी अरब की, मेरा ओरिजिन नहीं पूछा जा रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, अकामा के थ्रू, ठीक है, जो बेनिफिट था। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन अथॉरिटी से जाके कुछ लेना चाहेगी तो वो चीज़ उनको नहीं मिल पाएगी। हाँ, यूएई गवर्नमेंट अगर उनको खत लिखती है, यूएई गवर्नमेंट या सऊदीया गवर्नमेंट उनसे बात करती है, तो वो सारी चीज़ें उसको जो इन्फॉर्मेशन देंगे। यही चीज़ थी ना। अब ये तो चीज़ थी, लेकिन आज जो चेंज आ गया, जो चेंज आया नाउ, द चेंज ये आया कि मेरे ख्याल से कुछ 180 के करीब कंट्रीज हैं जिन्होंने एक सिग्नेटरी अब हो गए, और पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है कि अब कोई भी मुल्क अनकॉल्ड पैसा नहीं रखेगा, किसी का जो डिक्लेयर पैसा ना हो वो अपने पास नहीं रखेगा। वो क्यों नहीं रखेगा? इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है ना सर। जी। लेकिन बात ये है कि अब कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करना चाहिए। एग्जैक्टली। अब आपसे पूछा जाएगा आपका खानदान कौन सा है, कहां से बिलोंग करते हैं, टैक्स कोड क्या है, टैक्स नंबर क्या है आपका। बिल्कुल, टैक्स नंबर। पहले तो आप जिसे कहना चाहिए आजाद घूम रहे होते थे, आप कहते थे मैं कहीं का भी हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन अब दुनिया जो है ना सैचुरेट कर गई है, और वजह उसकी है पनामा का जो लीक हुआ है, उसके बाद से इंटरनेशनली एक बात तो ये क्लियर हो गई है, वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना वो बहुत बड़ी पैमाने पे काम हो रहा है उसका, और उसकी वजह से टेररिज्म को रोका नहीं जा रहा। ठीक है ना, क्योंकि वो आपको एंड पता नहीं चलता कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया और कहाँ से आगे गया। अब अगर उसी वजह से डिसाइड हुई है तो ये पैसा तो वापस, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई ना। बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसी वजह से कंबाइंड रिपोर्टिंग ट्रीटी साइन की गई, जिसमें अब हर कंट्री फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जिसको एक मैनिफेस्टो कह रहे हैं और जिसको कह रहे हैं इकोनॉमिक प्लान है, ये जो है ये इस वक्त जरूरत थी, और कोई भी हुकूमत होती करना पड़ता है। ये जाहिर से पॉलिटिकल लोग गिमिक्स होती हैं, पॉलिटिकल अपने स्टांस होते हैं, लेकिन बात ये है इस वक्त जरूरत थी इसलिए कि जो लोग पाकिस्तानी बाहर हैं, जिनके एसेट्स बाहर हैं, अब वो गए कैसे, क्यों गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और कैसे जाने चाहिए थे वो भी एक चीज। सर उनकी जानिब से तो कह रहे हैं ना कि हमने तो इंसेंटिव दे दिया, जिन लोगों का पैसा बाहर पड़ा है वो यहाँ लेकर आए, उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, एफबीआर उनसे सोर्स पूछेगा और उसके बाद फिर वो डिक्लेयर करेंगे। हम उस पर बात करें, लेकिन उनको जरूरत थी कि ये मिनिस्ट्री स्कीम की, ताकि वो वहाँ पैसा उनका कहीं भी स्टक ना हो जाए, कहीं भी उसको जब्त ना कर लिया जाए। मिसाल के तौर पे इसे रिलेट करते हैं, इसे डॉलर में शॉर्ट है ना, डॉलर में शॉर्ट है ना, पाकिस्तान का मसला डॉलर नहीं है। 9/11 के बाद 9/11 के बाद हमने क्या देखा कि पाकिस्तान में बड़े इन्फ्लोज आए, डॉलर टर्म पाकिस्तान में बहुत इन्फ्लोज आए। उसकी वजह मुशर्रफ साहब कहा जाता है, मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा पैसा बाहर आया, बाहर से आया। क्यों आया? वजह उसकी ये थी कि अमेरिका में, यूरोप में जो पाकिस्तानियों के अकाउंट्स थे वो महफूज नहीं थे, तो उन्होंने प्रीफर किया कि पाकिस्तान अपने पैसा भेजें, और पाकिस्तान आने के बाद कहाँ लगा जनाब? रियल एस्टेट में लगा, स्टॉक मार्केट में लगा जाके पैसा, तो वो भी ब्लेसिंग। एक बड़ी बात हम मिस आउट कर गए अपने रनडाउन से इस वक्त, जो सबसे मेरे ख्याल से यकलख्त आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है, कौमी शनाख्ती कार्ड, आपका टैक्स नंबर बन गया। तो 12 करोड़ जो पाकिस्तानी जो कि कौमी शनाख्ती कार्ड रखते हैं वो आपके टैक्स बेस में शामिल हो गए। ठीक है, ये मुझे बताइए इसमें कितने फीसद ऐसे होंगे भाई कि जिनको कुछ नहीं आता? ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, तो ये टैक्स का निज़ाम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या कैपेबल है यार इतना? देखिए बात ये है, दुनिया भर में लोगों के सोशल कार्ड्स होते हैं, उन सोशल कार्ड से ही सारी चीज़ें चलती हैं, उनके क्रेडिट्स चलते हैं, उनके टैक्स के निज़ाम चलते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है। मैंने आपको शुरू में कहा हज़रत काहिर ने पाकिस्तान बनाया और हज़रत कंप्यूटर पाकिस्तान को सही करेगा। अगर आप उसको डेटाबेस को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करेंगे तो वो मेरे ख्याल में चीजें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक, राना मुबश्शिर साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। राना साहब वेलकम बैक, और मेरे ख्याल से कोई बड़ी दबंग किस्म की खबर है आपके पास, प्लीज।
मैं बताना ये चाह रहा था जी कि एक इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन है और ये बेस्ड है जद्दा में। सो इसने 3.285 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को लैंड किए जी। अच्छा। So 3.285 billion dollar means basically this is for trade and the financial trade activities के लिए for the next 3 years to Pakistan. ठीक है। So ये बहुत बड़ी खबर है कि अगले 3 साल के लिए फाइनेंस ट्रेड एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तान को इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 3.28 बिलियन डॉलर्स दिए। ठीक है। अच्छा, ये अब थोड़ा सा मैं इसका आपको बता दूं कि इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन है क्या। जैसे आप देखते हैं IMF है, ये वर्ल्ड बैंक है, इसी तरह इस्लामिक ममालिक का एक ये इदारा है जो बेस्ड है जद्दा में, उसने आपको 3.285 बिलियन डॉलर्स अगले 3 साल के लिए ट्रेड फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए दे दी है। सो दिस इज अ बिग थिंग और ये लैंड की है आपको। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अभी थोड़ी देर में मेरे पास आ जाएंगी, फिर मैं आपको बता सकूंगा। तो ये बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा अमाउंट है और इसमें आपकी ट्रेड एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हसल बसल होगा पूरे पाकिस्तान में। तो इसको एक बड़ा पॉजिटिव साइन दिया जा सकता है, पॉजिटिव साइन यकीनन राना मुबश्शिर साहब, IMF से भी जान छूट सकती है आप। हाँ जी, आप ये इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से 3.285 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अगले 3 साल के लिए जो हमारी ट्रेड एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करने के लिए, स्पेशली यकीन से देखना होगा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट इस वक्त बढ़ गया, हमारी 50 अरब से प्लस जो है हमारी इंपोर्ट चली गई है और इंपोर्ट जो है हमारी बिल्कुल कम हो गई है। तो ये क्या इसको ब्रिज फाइनेंसिंग हो सकेगी क्या, उसकी बदौलत हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे? क्योंकि असल मसला पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है और असल मसला ये स्टेट बैंक का कि स्टेट बैंक जो है वो रुपए छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता। तो डॉलर लाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। जी बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में देखें बात यह है कि अगर आपने ये स्कीम देखी होगी तो इसमें उन्होंने कहा है 1 लाख रुपए सालाना जो ला सकेगा उससे सवाल नहीं। एक प्रोविजन था लॉ में, जब पाकिस्तान में क्या होता था 1 लाख रुपए सालाना रेमिटेंस चलेगा तो सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये कानून जो है पीछे एक विंडो खुली होती थी और उसमें कहा जाता था बाहर से जो पैसा भी लाया जाए, और इसी तरह पाकिस्तान के वो दिखाते थे कि FDI जो है वो पाकिस्तान का डॉलर की बात करें ना, 1 लाख डॉलर या 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए है पाकिस्तान का जो अगर हम डॉलर होगा ना इन टर्म्स वो 10 मतलब उसको आप 1000 डॉलर ले लें उसको, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो वहाँ पे मजदूर तबका काम कर रहा है उनके लिए बात कर रहे हैं हम ना। लेकिन पाकिस्तान में जो रेमिटेंस आती थी FDI जिसे कहते थे वो पैसे पाकिस्तान से घूम के जाते थे। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। एक रेमिटेंस है जो समंदर पार पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान कमा के भेज रहे हैं, और FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारी उसी को मिला के फिगर दिखाई जाती थी। अच्छा, पूरी एक फिगर दिखाई जाती थी। बिकॉज आप अगर ऐसा नहीं होता तो इतने फॉरेन एक्सचेंज कर पाकिस्तान के पास नुकसान कैसे होता है? एकदम एक दिन में चीजें खत्म हो जाती हैं और एक दिन में चीजें आ जाती हैं वापस। बात यह है कि आज पाकिस्तान पैसे लेके आना मुश्किल हो गया है। पैसा भेज तो गया है, अब वो उसको हम जो बात करते हैं इसको बोलते हैं वो फेयर एंड लवली, वो जो गोरा काले को जो है वो गोरा पैसा करने के लिए वापस लेकर आने। ब्लैक टू व्हाइट कैसे किया जाएगा? चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस वक्त टैक्सेशन के हवाले से अगर बात करें, टैक्स टू GDP रेट हमारा 11-12% से भी ज्यादा नहीं है। कल जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अनाउंस किया गया, कल जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स लेकर आई गई, तो सर आप क्या समझते हैं कितना जो है वो टैक्स बेस हमारा बढ़ेगा? क्योंकि पहली दफा ये बात की गई है कि हमें रेवेन्यू के ऊपर नहीं देखना, हमें टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है। जी सर, ये सर्व कर पाएगी स्कीम? देखें, बात यह है कि आपने जैसे कहा हमारा जो है ना ओवरऑल पोजीशन टैक्स GDP रेशो की वो बहुत लो है और उसमें अभी बहुत बड़ा गैप है, इसलिए कि अब हमारा जो टैक्स पेयर बेस है ना वो बहुत नैरो है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल। अब उसको हमें सब्सटेंशियली एनहांस करना है। अब क्वेश्चन ये है कि जी वो होगा कैसे? इसलिए कि हमारी है बेसिकली कैश इकोनॉमी, नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, बल्क ऑफ इट,
अब वो आप उसको रीच आउट नहीं कर सकते जो आपके पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं। अब उसके लिए जो मेरा व्यू है वो ये है कि हमें करना जो है ना तरीका वो है सिस्टमेटाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन। अब एक तो इन्होंने जो अनाउंस किया है ना वो CNIC एक्चुअली इज द बेस एज अपोज टू द NTN नंबर। बिल्कुल। अब उस बेसिस के ऊपर आपकी जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सोर्सेज है ना थर्ड पार्टी, उधर से आपको इंफॉर्मेशन लेनी होगी। ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन जो है फिर वो आपका पूरा जो है ना एक बंदे के बारे में आपका डेटा बैंक आ जाता है सामने, जिसकी बेसिस पे फिर आपने उसको रीच आउट करना है, तो फिर वो उसको कभी डिनाई नहीं कर सकेगा। ठीक है। विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक। अब ये जो बात है ना एमनेस्टी वाली, ये मैं आपको बताऊं कि ये पास में भी ये सिलसिला जो है ये चलता आ रहा है और अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट सक्सेसफुल हिस्टोरिकली स्पीकिंग। ठीक है। और वो यही होता है कि वो कुछ ना कुछ आना जाना करके। क्या पास्ट में फॉरेन एसेट्स के हवाले से कोई स्कीम आई है फॉरेन एसेट्स को? इससे पहले तो हमने देखा एमनेस्टी स्कीम जो थी ना वो होती है आपकी जो भी आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ अब आप आज डिक्लेयर कर लो और आपको हम ये टैक्स कर लेंगे और उसके बाद हम आपको पीछे जो है वो आपका वो नहीं करेंगे कुछ उसके ऊपर चार्जेस। तो ये भी चीज जो की जा रही है ना ये भी वही चीज है ना, आपका एसेट है चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन हो, आपका अनडिक्लेयर्ड एसेट है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि ठीक है जी आप इतने % अभी दे दें और फिर हमने उसको आपको कुछ नहीं पूछना और फिर आप आइंदा के लिए वो बन जाएं टैक्स पेयर। अब बात ये है कि यही चीज जो है ना हिस्टोरिकली ये की गई है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा मेरे ख्याल में। आपको जो करना है ना वो फोकस करना है ऑन दिस ऑटोमेशन प्रोसेस, जिसमें आपने सारी थर्ड पार्टी सोर्सेज से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है और वो आपकी बेस बनेगी फॉर योर एक्सपेंशन ऑफ योर टैक्स पेयर बेस। और उसमें अब ये जो इन्होंने किया ना एक जो मैं कहूँगा पॉजिटिव बात वो है आपका जो टैक्स रेट में कमी की गई है ना, आई थिंक दैट इज पॉजिटिव कि आपका एक पहले 4 लाख की थी मिनिमम थ्रेशोल्ड, उसको बढ़ा के 12 लाख किया गया। लेकिन सर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है सामने वो ये आ रहा है कि पहले अब जो 12 लाख कर दिया तो उसमें से पोटेंशियल टैक्स पेयर जो फाइलर्स हैं तकरीबन 5,21,600 की बात की जा रही है, ये अब डिक्लेयर भी नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दूसरी तरफ हम टैक्स ब्रैकेट को ऊपर करके और इतने लोगों को नीचे रिटर्न से निकाल रहे हैं, तो क्या ये सर्व कर पाएगा? ये बैलेंस हुई इक्वेशन यहाँ पे? देखें बात ये है प्रिंसिपल की जो मैंने बात की है, सबसे पहले तो वो सब जो भी उस ब्रैकेट में फॉल करेंगे ना, पहले वो 4 लाख की थी अब वो 12 लाख की हो गई है, whoever falls into that bracket is supposed to be a tax filer, tax payer। अब इस वक्त जो हमारी बेस है वो तो जाहिर है इट इज वेरी नैरो और उसको हमने सब्सटेंशियली एक्सपेंड करना है। अब ये जो बात है ना इस वक्त जो आपका 4 से 12 वाली बात है, अगर आप अपने टैक्स पेयर बेस में उस तरह से इजाफा नहीं कर पाओगे तो फिर जाहिर है अभी जो आपका टैक्स फाइलर है वो उसमें कमी आनी चाहिए, बिकॉज वो 4 की बजाय 12 लाख वाला जो होगा वो भी फाइल नहीं करेगा। तो वो तो बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक ये फॉरवर्ड लुकिंग में ये पॉजिटिव बात है कि आपका रेट जो है वो कम किया जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको फाइलर बनना है, दैट इज द मेन थिंग। तो सर ऐसा बेहतर नहीं होता कि रैशनलाइज कर देते और आप उसके टैक्स के रेट को कम कर देते ये स्लैब्स के हवाले से, लेकिन उनको आप रखते सिस्टम के अंदर रखते, आप उनको आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रखते, आप उनको फाइलर जो है उनको मैंडेटरी कर देते? क्या ये मुनासिब नहीं होता सर? नहीं सॉरी मैंने ये समझा नहीं कि क्या कर देते मैंडेटरी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इन्होंने टैक्स स्लैब को 4 लाख से 12 लाख कर दिया ना, तो अब 12 लाख जो है वो एग्जेम्प्ट हो गया, तो जो एग्जेम्प्ट हुआ है एग्जेम्पशन के बजाय आप उनका जो रेट ऑफ टैक्स था उसको बिल्कुल मिनिमल कर देते, लेकिन आप रिटर्न फाइल करवाते उनसे। ये मेरा पॉइंट है। आप देखिए मैं जैसे कह रहा हूं कि मैं जो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं कि रिटर्न फाइलिंग जो है दैट हैज टू बी देयर एंड दैट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड। जो भी बंदा आपका फाइल करनी जिसकी जरूरत है उसको करनी चाहिए। अब ये जो बात है ना इस वक्त, ये बात एक तरह से वो सही भी है कि एकदम आपका ये
डाउन आना चाहिए नंबर को, अनलेस इट ग्रोज और दूसरे फाइलर्स जो हैं वो ऐड हों। तो अब ये चीजें जो हैं देखने वाली होंगी, और मैंने जैसे कहा कि इसको हमें फॉलो अप जो करना है वो करना है थ्रू दिस ऑटोमेशन एफर्ट, ठीक है, जिसमें कि आपका CNIC बेस बनेगा, सही, और जितनी एक्टिविटीज हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सोर्सेज वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी और उसको आपने बेस बना के फिर रीच आउट करना है टू दोज पोटेंशियल टैक्स पे। और सर क्या फरमाएंगे आप ये इस वक्त जो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन के हवाले से स्टेप है, आपने अगर मिस डिक्लेयर किया और उसके बाद गवर्नमेंट को राइट होगा कि वो 100% पे करके और आपकी प्रॉपर्टी ले ले, ये हम कर पाएंगे? सॉरी क्या बोला, ये मुझे अब आवाज नहीं आई। अच्छा, मैं अब आ रही है मेरी आवाज आपको, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हुआ ये कि जो प्रॉपर्टी DC रेट और मार्केट रेट का जो फर्क है उसमें जो उस फर्क आपने जो है वो ऑनेस्टली अपने डिक्लेयर करना है। अगर आपने ऑनेस्टली डिक्लेयर नहीं किया और उन्होंने पकड़ लिया तो होगा ये कि जनाब जो आपने डिक्लेयर की थी अमाउंट 12 करोड़ की जो मार्केट वैल्यू है और आपने पेपर्स में DC वैल्यू इसकी 12 लाख है, तो 24 लाख हुकूमत देके आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले लेगी। ये हमारे यहाँ हो पाएगा? इंडिया में गालिबन ये शुरू हुआ था, ये इंडिया में ये चीज बिल्कुल मौजूद है ऑलरेडी। और अब हमारे यहाँ एक ये बात जो है ना, प्रॉपर्टी वाली बात जो है, ये बहुत ही सीरियस मसला है, इसलिए कि हमने वो DC रेट का बेस बनाया हुआ है। अब DC रेट क्या होता है कि अगर 1 लाख की चीज है तो वो 10 लाख उसको बना देंगे 10% और 100 के ऊपर DC साहब जो है वो नोटिफाई कर देंगे। अब बात ये है कि व्हाई आर वी नॉट गोइंग फॉर वट एवर इज द एक्चुअल मार्केट रेट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और वो ही बेस बनता है ना कि आपका उसमें प्रॉफिट क्या हुआ और क्या आपका सिलसिला बना। तो ये चीज जो है कि भाई कोई बात नहीं है, इस पे आप कर लें, ये बात नहीं, गलत है ये। तो इसलिए अब ये जो चीज है इसके ऊपर भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि टू व्हाट एक्सटेंट इसको आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर इस वक्त चेयरमैन FBR हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला यूसुफ साहब, और कहना है कि हमें जो सिस्टमाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन जो है उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको दस्तावेजी सूरत में लेकर आए। जी हाँ, बिल्कुल, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। सिस्टम का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं, और जहाँ पर हम बात कर रहे हैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, तो सर जहाँ तक अगर देखा जाए तो अब यही कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क में जो मेजर क्राइसिस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। तो क्या लगता है ये जो स्कीम आई है, अब ये जो हुकूमत लेकर आई है नई स्कीम, इससे डॉलर्स आएंगे और जो रिफॉर्म्स है वो कुछ आएगा, बेहतर हो जाएंगे मामला? आई थिंक ये मेरे ख्याल में जो इनिशिएटिव है वो इसीलिए है कि लोग अपने पैसे अब दुनिया में रख नहीं पा रहे हैं, ठीक, तो उनको पाकिस्तान लाना पड़ेगा, लाने वाला। तो अगर पाकिस्तान नहीं लाएंगे तो दुनिया में भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली उनको पाकिस्तान में डिक्लेयर करना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी को बूस्ट देगी। अब ये अलग बात है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब जो लोग नहीं डिक्लेयर करेंगे उनके खिलाफ हुकूमत कैसे इकदाम करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ये कहा जाता है कि $150 बिलियन टू $200 बिलियन जो है पाकिस्तानियों के बाहर पाक हैं, ठीक है ना। और इंडोनेशिया में भी इसी तरह की स्कीम आई, और पाकिस्तान के साथ तो ब्लेसिंग डिस्गाइज के एज यू सेड के बाहर अब रख नहीं पा रहे हैं, तो लेके आना ही पड़ेगा। देख रफली एस्टिमेट जो इस वक्त कहा जा रहा है 3 से 5 अरब डॉलर अगर आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर होंगे। बट अगेन हम रेवेन्यू साइड नहीं देखें, हम देखें कि हमारी इकॉनमी जो है वो किस हद तक डॉक्यूमेंट हो रही है। इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर क्या, अब तो इलेक्शन के महीने शुरू हो गए, फिर उसके बाद जो अपोजिशन है उसके इख्तिलाफ अपनी जगह पर मौजूद है ना। एक चीज़ नाज़रीन मैं आपके साथ क्लियर करना चाह रहा था कि पाकिस्तान में टैक्स एमनेस्टी स्कीम कारामद कितनी, क्योंकि असद उमर भी इससे पहले ये बात कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की कि ये जो है इससे पहले कि फेल रही। 1958 में 71,000 जो आई थी एमनेस्टी स्कीम, 71,279 डिक्लेरेशन अयूब खान के दौर में फाइल हुए। 1969 में 19,600 डिक्लेरेशन फाइल हुए। 1997 में 79,411। 2008 में 2% कटौती वाली जो थी उसमें 28 अरब रुपए आपके इसमें नेशनल एक्सचेकर में जमा हुए। 2012 में आपके पास एमनेस्टी स्कीम आती है स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट के लिए आई थी। 2013 में 50,000 नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी के ओनर्स जो उन्होंने इससे फायदा उठाया, और 2015 जो वॉलंटरी कंप्लायंस वाली हम बात कर रहे थे उसमें सिर्फ 10,000 गोशवारे जो है उसमें जमा हुए। और इस मरतबा देखिए एक कंसर्न जो बात कर रहे हैं ये ऑपोजिशन, वो बिल्कुल सही है कि इसके बाद पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेशन नहीं रह जाना चाहिए।
अगर इसके बाद भी पाकिस्तान का टैक्स बेस नहीं बढ़ा तो फिर ये जो है नहीं, बट क्या कहेंगे आप? असद उमर ने जो इस वक्त सवाल उठाया कि जनाब आप डिक्लेयर कर रहे हैं इसमें कि ये मनी लॉन्ड्रर और उन लोगों के लिए नहीं होगी, और जब आप नो क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं तो फिर क्या पता कोई खुद से थोड़ी कहेगा कि मैं मनी लॉन्ड्रर था। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग तो एक बहुत बड़ा वो है, उसमें उन्होंने नीचे लिखा है कि टेररिज्म या कोई उससे पैसों से नहीं होगा। अब ये तो देखें हुकूमत चेक करेगी, लेकिन ये किसी को शक्ल पे किसी के नहीं लिखा उसने कौन सा पैसा लेके गया हुआ है, तो ये तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और आप देखें, आप समझते हैं पाकिस्तान की एजेंसीज के पास इंफॉर्मेशन तो होती हैं, तो FBI ने, दूसरी एजेंसीज जो हैं, FIA है, दूसरी एजेंसीज हैं, वो इस चीजों को देख सकती हैं अगर देखना चाहें तो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वजह से कि वो दूसरे लोग भी आ जाएंगे, जेन्युइन जो पैसा पाकिस्तान में आना है उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो मैं इससे पहले आपसे करना चाह रहा था कि पाकिस्तान के जो 211 मिलियन 221 मिलियन की पॉपुलेशन, 21 करोड़ की पॉपुलेशन, और उसमें 12 करोड़ शनाख्ती कार्ड, ये 12 करोड़ शनाख्ती कार्ड जो है टैक्स नंबर बन गए। तो हमारे माशाल्लाह जो टैक्स लॉयर्स हैं, जो टैक्सेशन के हवाले से सर्विसेज हैं, उनका कारोबार बड़ा चमक जाएगा। आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी इस हवाले से। ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आपके बिजनेस के लिए भी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमी को फायदा होगा और एंड ऑफ द डे ये जो है, लेकिन अब जो है पाकिस्तान ट्रेंड उस तरफ भी जा रहा है कि लोग खुद भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपना, और सिंगल पेज होना चाहिए, वरना क्या ऑटोमेशन की तरफ भी जा रहा है, तो उसकी वजह से लोग अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आप भी अपना रिटर्न खुद फाइल करते होंगे, सभा भी करती होंगे अपना रिटर्न फाइल, तो इसी तरह लोग जो है ना अपना रिटर्न खुद फाइल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, लेकिन तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, मतलब इकोनॉमी बेहतर होगी। और दूसरी बात कि जो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है इस मुल्क में, यकीन मानिए कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है, सरफहरिस्त है कि जिसमें फिलैंथ्रोपी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। आप यहाँ पे देखें फयाजियत, आप बात कीजिए ईदी कैसे चल रहा है, पूरा नेटवर्क, आवाम उसको डोनेट करते हैं। SIUT कैसे चल रहा है, आवाम डोनेट करते हैं। इसके अलावा छिपा कैसे चल रहा है, आवाम उसको डोनेट करते हैं। तो आवाम, क्योंकि आवाम का ट्रस्ट हुकूमत के ऊपर नहीं है, टैक्स पे नहीं करते, लेकिन इन इदारों को जरूरत होती है। तो जो रियासत का काम होता है वो यहाँ पे एक मुख्तलिफ इदारे कोई नहीं पे करता दुनिया में, टैक्स लिया जाता है, तो टैक्स लिया जाता है, बताइए लिया जाता है। अब लेने वाले जो है ना वो अगर वीक हो और FBI टैकल कर पाएगा, कैपेसिटी कंस्ट्रेन है आपके? FBI का इशू नहीं है, पॉलिसी का इशू है। FBI अब देखिए, मैंने आपसे ना कंप्यूटर के दौर में इतना बड़ा इशू नहीं है ये। आज जो है कंप्यूटर के इस लैपटॉप पे आप हजारों काम कर सकते हैं, तो इतना बड़ा वो नहीं है। लेकिन बात ये है कि पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ये है कि आपकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, डिपार्टमेंट में इंटीग्रेशन हो जाएगी, एक्साइज की, गाड़ियों की, प्रॉपर्टी की, तो खुद ब खुद FBI का ऑफिसर जो है ना वो उसके पास पूरी स्ट्रेंथ आ जाएगी, और लोग जो है ना डरेंगे इस बात से कि यार मेरी इंफॉर्मेशन कहीं गलत ना चली जाए। ठीक है। और एक चीज और जो हम बात करते थे ताजरों के ऊपर जो लिखी है, इनकी लाइफ स्टाइल जरा देखें, और इनका टैक्स ये पे नहीं करते। ठीक है, उसकी वजह से आज क्या लगा, 0.3% और 0.4% के ऊपर डार साहब ने पूरी कोशिश कर ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, कल आपने भी देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, जो लॉ है उसी के हिसाब से चलेंगे। तो रेजिस्टेंस देखी जा सकती है। हमारा वो तबका जो रिटर्न क्या फाइल करता है, 200, 400, 600, 1000, 1500 रुपए, और पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, और उनका लेविश स्टाइल है, बड़ी बड़ी उनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम उनकी वहां पे है नहीं, उनको ये तो बहुत बड़ा सवाल या निशान है हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। जो बातें करते हैं कि इनके वर्कर्स कितने लोग टैक्स बेस में हैं, कभी किसी ने डेटा ये बनाया है, कभी किसी ने कोशिश की है कि मेरे जो जमात है, डेटा तो होगा ना उसके, कितने लोग टैक्स पेयर हैं, कभी नहीं की गई होगी। तो इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम पे एक रेट ऑफ टैक्स है, एक वर्किंग है। आई थिंक उसको अभी अगर छेड़ दिया जाता तो ठीक था, लेकिन नहीं छेड़ा गया, तो उस पर लोग टैक्स दे रहे हैं जो भी थोड़ा बहुत है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और उसको डॉक्यूमेंट अगेन करने की वो प्रोडक्शन के ऊपर होना चाहिए, रादर क्या आप कल्टीवेशन दे रहे हो, कल्टीवेशन के ऊपर नहीं किया जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनवर साहब भी मौजूद हैं और इमरान सुल्तान मेरे को-एंकर भी मौजूद हैं, और आज जो डिस्कशन हो रही है वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से हो रही है। और आई होप कि जो स्कीम आई है ये टैक्स रिफॉर्म्स के नाम पर आई है कि जी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, नई इस्लाहात हैं। आई कहाँ है, लाने की कोशिश की जा रही है, अब देखें क्या रहता है, सूबों से मंजूरी हो जाती है, प्रपोजल है, देखते हैं कि कितना एक्सेप्टेबल है और कितना एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो इसके आगे चल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं। तो